कैसे हो सब लोग? तो आज का जो टॉपिक रहेगा थंबनेल से पता ही चल गया है, ये रहेगा प्रोटॉन एनएमआर के ऊपर। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बायोलॉजी, chemistry and pharmaceutical students because without knowing properly NMR we cannot elucidate the structures of an organic molecule. So it is very important topic and before going in detail about proton NMR हमको पहले उसका बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा। तो आज का जो क्लास रहेगा, इवन मैं बोलूंगा 2 क्लास रहेगा मेरा बेसिक के ऊपर, उसके बाद आएंगे हम लोग थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एनएमआर प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक मॉलिक्यूल का, और एनएमआर क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज बोलूंगा तुम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोटॉन एनएमआर। एनएमआर क्या है? एनएमआर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होता है, इवन ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, हम लोग उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली प्रोटॉन एनएमआर ही देखेंगे। मैं बोलूंगा एनएमआर बहुत सारा एलिमेंट का होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा एलिमेंट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक एलिमेंट एनएमआर करता है क्या? एनएमआर मतलब क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर में अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक देखा वो इलेक्ट्रॉन को लेके होता है, लेकिन एनएमआर में प्रोटॉन को लेके होता है। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर दे एनएमआर एक्टिव? नो, हर एक एलिमेंट एनएमआर एक्टिव नहीं होता है। एनएमआर एक्टिव होने के लिए हम लोग के पास 2 चीज होना पड़ता है। एक होता है ऑड मास नंबर और ऑड एटॉमिक नंबर और बोथ। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 मतलब ड्यूटेरियम, कार्बन 6 13, ऑक्सीजन 8 17, नाइट्रोजन 7 14, क्लोरीन 17 35, फ्लोरीन 9 19। तो ये सब जो न्यूक्लियस है, ये सब न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव है। यहाँ पे देखो एनएमआर एक्टिव कैसे होता है। एनएमआर एक्टिव कौन कौन एलिमेंट एनएमआर एक्टिव होता है? जैसे मैंने बोला ऑड मास नंबर होना पड़ेगा या फिर ऑड एटॉमिक नंबर होना पड़ेगा, और बोथ मतलब बोथ जैसे ऐसे ऑड एटॉमिक नंबर ऑड मास नंबर। जैसे अगर इवन होता है, इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर, एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कार्बन 6 12, ऑक्सीजन 8 16। देखो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने बोला एनएमआर एक्टिव, और नीचे का जो एग्जांपल दिया कार्बन 6 12 एंड ऑक्सीजन 8 16, ये एनएमआर एक्टिव नहीं है। तो ये सब है एनएमआर एक्टिव, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस, और ये सब एनएमआर एक्टिव नहीं है। तो हम लोग को याद रखना होगा ये वाला चीज हम लोग को याद रखना होगा एनएमआर एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोटॉन को ही समझेंगे क्योंकि प्रोटॉन एनएमआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन। तो हम लोग अगर हर एक हाइड्रोजन के बारे में हम लोग का आइडिया मिल गया तो हम लोग एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ड्यूटेरियम नहीं रहता है, कार्बन 13 मिलेगा हम लोग को, लेकिन हर एक ये जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ये सब रहे। ये क्लोरीन है, क्लोरीन ये सब रहे, लेकिन हाइड्रोजन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता है। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में हम लोग का आइडिया मिल जाएगा, हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन एनएमआर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन 13 भी देखेंगे, फास्फोरस भी देखेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन नाइट्रोजन सब देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हर जगह पे होता है, इसलिए मैंने बोला। तो अभी देखो याद रखना, कोई भी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस के लिए आई वैल्यू होना पड़ेगा। जैसे आई हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन का इसका आई वैल्यू कितना है? आई वैल्यू है इसका हाफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन मैंने लिखा था ना, ऑक्सीजन 8 16, इसका आई वैल्यू 0 है। आई वैल्यू जब भी कुछ 0 टाइप होगा उसका एनएमआर नहीं होगा, क्योंकि याद रखना जब भी हर एक आई वैल्यू के लिए वी हैव टू टोटल ट्वाइस i + 1 स्पिन स्टेट। आई वैल्यू क्या है? आई वैल्यू एक फिजिकल कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस एंड फॉर एवरी आई वैल्यू वी गेट 2i + 1 टोटल स्पिन स्टेट। जैसे मैं दिखाता हूं क्या है, i हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन 1 1 का है, हम i = हाफ, तो 2 * हाफ + 1 = टोटल स्पिन स्टेट 2। अगर हम लोग क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का इसका आई वैल्यू है 3/2, इसका 2i + 1 अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका निकलेगा कुछ इस तरह, मतलब इसका टोटल 4 स्पिन स्टेट्स है। इसका जैसे 2 स्पिन स्टेट है, क्लोरीन का 4 स्पिन स्टेट्स है। इसका मतलब क्या है हम धीरे धीरे समझेंगे, डोंट वरी। जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट होता है ना, इलेक्ट्रॉन आइदर प्लस और माइनस हो सकता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी 2 है ना,
एक प्लस हाफ हो सकता है, एक माइनस हाफ हो सकता है। अभी तुम लोग बोलोगे अरे इतना दिन तो हम लोग को पता था इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। नहीं, प्रोटॉन भी स्पिन करता है, प्रोटॉन भी स्पिन करता है। सिमिलरली क्लोरीन के पास टोटल 4 स्पिन स्टेट्स है, मतलब प्लस 3/2, प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस 3/2, ये है उसका टोटल 4 स्पिन स्टेट्स। स्पिन स्टेट्स कुछ नहीं है, एक स्पिन अगर ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। एक स्पिन का एनर्जी अगर यहाँ पे, दूसरा स्पिन का एनर्जी यहाँ पे, तीसरा का यहाँ पे, चौथा का यहाँ पे, तो स्पिन स्टेट यही है एक्चुअली। तो याद रखना एनएमआर एक्टिव होने के लिए आई वैल्यू 0 होने से नहीं होगा, आई वैल्यू हाफ, 1, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है फॉर एवरी आई वैल्यू 2i + 1 स्पिन स्टेट होता है। अगर आई वैल्यू 0 होता है, आई वैल्यू 0 होता है, हमारे पास कितना स्पिन स्टेट होगा? हमारे पास स्पिन स्टेट होगा सिर्फ 1। अगर एक ही स्पिन स्टेट होता है तो एनएमआर नहीं होगा। क्यों? मैं अभी समझा रहा हूं, देखो पकड़ लो, हमारे पास ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसका टोटल स्पिन स्टेट कितना है? मैंने बोला 2 मतलब कुछ इस तरह, 2 स्पिन स्टेट, एक है प्लस हाफ और एक है माइनस हाफ। अभी हमारे पास एक और पकड़ लो, ये वाला ही ऑक्सीजन 8, 16, इसका टोटल एक ही स्पिन स्टेट है, एक ही स्पिन स्टेट है। तो हमेशा याद रखना एनएमआर कब होता है? जब भी एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन लोअर एनर्जी में रहता है, आफ्टर एब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है? ये जंप करता है अपर एनर्जी लेवल में, अपर एनर्जी लेवल में। अभी ये ऐसा नहीं होगा, अपर एनर्जी लेवल कुछ इस तरह होगा, उल्टा स्पिन, स्पिन फ्लिपिंग होता है, इसको बोलते हैं स्पिन फ्लिपिंग। क्या क्या हुआ यहाँ पे? स्पिन फ्लिपिंग, स्पिन फ्लिपिंग बोलते हैं। एंड दैट स्पिन फ्लिपिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग एनएमआर स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये स्पिन फ्लिपिंग होना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ? H न्यू लाइट एब्जॉर्ब किया, H न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये न्यूक्लियस यहां से यहां तक गया, स्पिन उल्टा हो गया। यही एक्चुअली एनएमआर में क्या होता है? एक स्पिन होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन का लोअर एनर्जी में, आफ्टर एब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन इट फ्लिप इट्स स्पिन फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अदर स्पिन स्टेट। जैसे यहाँ पे ये प्लस हाफ में था, अभी उल्टा हो गया माइनस हाफ में। मैंने ये 2 एनर्जी स्टेट दिखाया, एक का एनर्जी ये है, दूसरे का एनर्जी थोड़ा हाई है। जैसे मेरा पैर नीचे, सर ऊपर, ये मेरा मिनिमम एनर्जी स्टेट है। मेरा एक और स्पिन स्टेट हो सकता है, कैसे? अगर मेरा सर नीचे चला गया, पैर ऊपर चला आया, ये मेरा दूसरा स्पिन स्टेट है, लेकिन वो थोड़ा हायर एनर्जी होगा, क्योंकि वहां पे मैं स्टेबल नहीं होऊंगा। सिमिलरली जैसे मैंने क्लोरीन में दिखाया था 4 स्पिन स्टेट है, जैसे मेरा ये एक स्पिन स्टेट है, ये एक स्पिन स्टेट हो सकता है, दूसरा ये एक स्पिन स्टेट हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन को हम लोग इस तरह हो सकता है, 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 कोई भी स्पिन स्टेट हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रोटॉन का हम लोगों ने देखा सिर्फ 2 ही स्पिन स्टेट, एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। और प्लस हाफ से जब माइनस हाफ स्पिन स्टेट में जाता है प्रोटॉन, हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलता है, हम लोग बाद से एनएमआर हम लोग को मिल जाता है। जैसे इन दिस केस देयर इज सिर्फ एक ही स्पिन स्टेट है, लेकिन इसका कोई हायर एनर्जी स्पिन स्टेट नहीं है, तो ये फ्लिप करेगा क्या? नहीं करेगा फ्लिप। अगर नो फ्लिपिंग, अगर नो फ्लिपिंग मींस नो एनएमआर, नो एनएमआर, तो हम लोग को क्या पता चला? जब आई 0 होगा हम लोग को एनएमआर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये गया एनएमआर का बेसिक। तो अभी देखो इतना तो पता चल गया आई वैल्यू होना पड़ता है, और हम लोग प्रोटॉन एनएमआर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना प्रोटॉन का टोटल 2 स्पिन होता है, 2 स्पिन, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। लेकिन वो 2 स्पिन जो स्पिन होता है वो डी जनरेट होता है। डी जनरेट मींस सेम एनर्जी लेवल में होता है। अगर ये एनर्जी लेवल है, पकड़ लो, ये एनर्जी लेवल है, पकड़ लो, ये डीजेनरेट है, बट यहाँ पे नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये जो तो डीजेनरेट स्पिन स्टेट है, मतलब न्यूक्लियस का, प्रोटॉन का, मतलब क्या है? मतलब प्रोटॉन आइदर प्लस हाफ हो सकता है और माइनस हाफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोनों में अपना हिसाब से करेगा। कौन सा होगा हम लोग को पता नहीं, और दोनों का एनर्जी सेम ही होगा, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, जब वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने वही प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके चले गए, तब ये एनर्जी सेपरेट हो जाएगा, तब ये एनर्जी सेपरेट हो जाएगा, ऐसे एनर्जी सेपरेट हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस हाफ, ये आ जाएगा माइनस हाफ। पकड़ लो, हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह है। पकड़ लो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? एक स्पिन स्टेट होगा जो अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और दूसरा स्पिन स्टेट होगा जो अलाइन नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जैसे मैं बता रहा हूं, पकड़ लो, ये है एक स्पिन स्टेट जिसको बोलते हैं प्लस हाफ, ये है एक स्पिन स्टेट जिसको बोलते हैं माइनस हाफ। मतलब जो स्पिन स्टेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करके रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? बोलेंगे लो एनर्जी स्पिन स्टेट,
और जो स्पिन स्टेट मैग्नेटिक फील्ड का अगेंस्ट में रहेगा, अपोज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। अभी ये सब क्या है? अरे याद रखना, जब भी हम लोग को पता है न्यूक्लियस में क्या है, ये एक मास है जिसका चार्ज भी है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है, वो अपने क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। पकड़ लो, अगर प्लस अप मतलब पकड़ लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक घूम रहा है, एक प्रोटॉन घूम रहा है ऐसे कुछ, एक प्रोटॉन पकड़ लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, पकड़ लो एक प्रोटॉन क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, पकड़ लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और एक प्रोटॉन इस तरफ घूम रहा है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रिएट किया, इट इज फेवरिंग दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अपोजिंग दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया प्रोटॉन ने, ये फेवर कर रहा है एक्सटर्नल को और ये अपोज कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने बोला प्लस हाफ, इसको हम लोगों ने बोला माइनस हाफ। मतलब क्या है, प्लस हाफ जो है वो लो एनर्जी स्पिन स्टेट है, माइनस हाफ जो है वो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट है। ये क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रहा है। इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? देखो मैग्नेट, पकड़ लो एक मैग्नेट है हमारे पास, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे एक और मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। तो यहाँ पे मैंने साउथ पोल एक और मैग्नेट रखा, यहाँ पे एक और मैग्नेट रखा जिसका नॉर्थ पोल है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक साउथ पोल रखा, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है जब मैग्नेट अलाइन होता है पट करके लग जाता है जाके मैग्नेट। लेकिन मैग्नेट जब प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होता है, हम लोग कभी भी ट्राई करेंगे, बहुत ट्राई करेंगे, वो हम लोग उसको मतलब जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अलाइंड नहीं है। कोई ऐसा अगर अनअलाइंड कोई मैग्नेट तुम रखोगे, वो अपने आप घूम जाएगा, घूम के वो खुद को अलाइन कर लेगा। तो इसका टेंडेंसी रहेगा इस तरफ घूमने का, इस तरफ ऐसे घूम जाने का, क्योंकि साउथ को इस तरफ जाना है, नॉर्थ को इस तरफ आना है। तो इसको ऐसे रखने के लिए हम लोग को इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। एनर्जी देखिए, तो ये हो गया इसका हाई एनर्जी स्टेट, ये हो गया इसका लो एनर्जी स्टेट। तो ये भी कुछ इस तरह है, जब प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं लो एनर्जी स्पिन स्टेट प्लस हाफ। और प्रोटॉन का जब मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, उसको हम लोग बोलते हैं माइनस हाफ स्पिन स्टेट। इतना याद रखना। और अभी हम लोग को पता चल गया जब भी प्रोटॉन स्पिन करता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहां से अभी हम लोग को कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये हम लोग अभी देखने वाले। तो एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, इतना हम लोग को पता चल गया कि प्रोटॉन के बारे में बोल रहे। प्रोटॉन इन जनरल दो स्पिन स्टेट होता है, जिसका डिजेनरेट लेवल में होता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करता है, स्प्लिट करता है। कैसे? एक प्लस हाफ स्टेट में, एक माइनस हाफ स्टेट में। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है एनएमआर कब होता है, जब इसको लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और ये प्लस हाफ, पहले ये प्लस हाफ में था, पकड़ लो प्लस हाफ में इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा था, पकड़ लो, मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूं, ऐसे ही था ना प्लस हाफ में। अभी माइनस हाफ में जाके ये ऐसे हो गया। तो ये जो स्पिन फ्लिपिंग हुआ, स्पिन का फ्लिपिंग हुआ, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये स्पिन फ्लिपिंग जो हुआ इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की वजह से हम लोग को एनएमआर पिक मिलता है एनएमआर स्पेक्ट्रम में। अभी डिपेंड करता है, ये जो फ्लिपिंग होता है इस एनर्जी गैप में डिपेंड करता है। ये जो एनर्जी है इस एनर्जी गैप में डिपेंड करता है। ये एनर्जी गैप किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, ये जो एनर्जी गैप है इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ये गैप उतना ज्यादा होगा। याद रखना, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग करेंगे, ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ में एनर्जी उतना बढ़ेगा। और एक चीज के ऊपर देखा गया, ये डिपेंड करता है, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक चीज है गामा एंड बी नॉट। बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, गामा इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटो गायरिक रेशियो। तो ये एक रेशियो है जो कांस्टेंट है फॉर ए पार्टिकुलर न्यूक्लियस। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कार्बन के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्लोरीन के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हर न्यूक्लियस के लिए ये वैल्यू डिफरेंट होगा। ये वैल्यू क्या है? इट इज ए रेशियो। It is a ratio between कौन है? It is a ratio between momentum. It is a ratio between magnetic moment, magnetic moment and angular momentum. याद रखना, ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, इट इज रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अभी ये क्या हो गया? हम लोग को पता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जो भी एक स्पिन करता है जब भी प्रोटॉन, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है एज इट इज ए चार्ज पार्टिकल। तो
ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वहां से, और उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा। जब भी कोई एक न्यूक्लियस स्पिन करेगा जब भी स्पिन करेगा इट विल प्रीसेस विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। याद रखना, जब भी कोई न्यूक्लियस स्पिन करेगा, जब भी कोई प्रोटॉन स्पिन करेगा, वो स्पिन करेगा विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको बोलते हैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई प्रोटॉन स्पिन करेगा, प्रीसेस करेगा, घूमेगा ऐसे, वो एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ घूमेगा, इसको बोलते हैं लार्मोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग को इतना पता चल गया कि ये जो डेली का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है बोथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस गायरोमैग्नेटिक रेशियो व्हिच इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, एंड दिस गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज ए रेशियो बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। और हम लोग को पता है एंगुलर मोमेंटम हैज ए यूनिट, हम लोग को पता है एंगुलर मोमेंटम हैज ए यूनिट कितने में, इन h by 2 पाई, हैज ए यूनिट इन h by 2 पाई। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेली इज इक्वल टू गामा h by 2 पाई d नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। मतलब गामा, क्योंकि हम लोग को पता है एंगुलर मोमेंटम हैज इट्स यूनिट इन h by 2 पाई, h by 2 पाई, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, डेली इज इक्वल टू गामा h by 2 पाई b नॉट। तो इतना समझ में आ गया डेली किसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इन जनरल फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस गामा तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग b नॉट बढ़ाएंगे, b नॉट जितना बड़ा होगा, b नॉट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये गैप उतना ही बढ़ेगा, ये गैप उतना ही बढ़ेगा, प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ में। तो अभी ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है, लार्मोर फ्रीक्वेंसी मैंने बोला जब भी कोई प्रोटॉन स्पिन करता है, प्रोटॉन जब भी स्पिन करता है वो स्पिन करता है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हिच इज कॉल्ड लार्मोर फ्रीक्वेंसी। अभी ये क्या है एक्चुअली, इसको समझ, ये एक्चुअली मेन है, ये एक्चुअली मेन है। देखा गया, मैं बोल रहा हूं देखो, जब भी ये देखा गया, जब भी हम लोग कोई भी एक प्रोटॉन को 1.4 टेस्ला, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना गॉस, 14,100 गॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखा गया जो ये होता है ना, हम लोग को पता है ये कुछ ऐसे स्पिन स्टेट होता है, प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ। तो इसका जो गैप है, इसका जो गैप है, देखा गया ये जो प्लस ऑफ का स्पिन ये होता है ना, तो ऊपर जाके माइनस ऑफ होगा। तो जब भी हम लोग देंगे, इसका देखा गया ये 60 मेगाहर्ट्ज कोरस्पॉन्ड, मतलब ये दिस कोरस्पॉन्ड्स टू 60 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज। इसका देखा गया, इसका एनर्जी गैप है 2.39 into 10 to the power minus 5 किलोजूल पर मोल, व्हिच कोरस्पॉन्ड्स टू 60 मेगाहर्ट्ज। ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। मतलब जब हम लोग 1.4 टेस्ला से हम लोग क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं प्रोटॉन के ऊपर, देखा गया प्लस ऑफ एंड माइनस ऑफ स्टेट में जो एनर्जी गैप होता है वो ये होता है, व्हिच कोरस्पॉन्ड्स टू 60 मेगाहर्ट्ज, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अभी देखो, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है ऐसे कुछ, जो कुछ इस तरह प्रीसेस कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, प्रोटॉन कंटीन्यूअसली घूम रहा है। तो ये जब भी घूमेगा, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन के ऊपर। हम लोग का जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड किया B नॉट, ये भी इसी डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है, इसको हम लोगों ने दिया 1.4 टेस्ला, 1.4 टेस्ला। तो ये अभी देखो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जिसका इसका अपवर्ड है, प्लस ऑफ स्पिन स्टेट, और हम लोग को पता है ये कितना स्पीड से घूम रहा है, कितना स्पीड से, 60 मेगाहर्ट्ज। हम लोगों ने बोला ये एक्चुअली ऐसा है, जब हम लोग 1.4 टेस्ला से देंगे, प्रोटॉन इस फ्रीक्वेंसी से घूमेगा, 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से प्रोटॉन घूमता रहेगा। मतलब क्या है, इसको दो पिक्चर में तुम लोग समझो। मतलब ये प्रोटॉन जब हम लोग 1.4 टेस्ला दे रहे हैं, वो 60 मेगाहर्ट्ज से घूम रहा है, इसका दो है, 60 मेगाहर्ट्ज से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इसको इस डायरेक्शन में घूमने से रोकने के लिए हमको इसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, हम लोग को एक्सटर्नल से, बाहर से और 60 मेगाहर्ट्ज देना पड़ेगा, 60 मेगाहर्ट्ज देना पड़ेगा टू स्टॉप दिस ओरिएंटेशन। टू स्टॉप दिस ओरिएंटेशन हम लोग को ये 60 मेगाहर्ट्ज देना पड़ेगा। जब भी ये 60 मेगाहर्ट्ज एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन अपना स्पिन चेंज कर देगा, प्रोटॉन ऐसे हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। देखो अभी ये अपोज कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया स्पिन फ्लिपिंग, स्पिन फ्लिपिंग हो गया। और ये प्रोसेस जब होगा तभी हम लोग को एनएमआर पीक मिलेगा। कब एनएमआर पीक कब मिलता है, जब भी हम लोग एक न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, ये डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड देंगे। पकड़ लो 1.4 टेस्ला दिया, तो एक प्रोटॉन स्टार्ट्स टू प्रीसेस एट ए सर्टेन डायरेक्शन। जब भी ये प्रीसेस करेगा, 1.4 टेस्ला जब दिया, ये प्रीसेस करता है 60 मेगाहर्ट्ज से।
तो इसका ये 60 मेगाहर्ट्ज से स्पीसेस करना मतलब क्या है, ये है प्लस ऑफ स्टेट, ये प्लस ऑफ स्टेट, ये माइनस ऑफ स्टेट है। मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये 60 मेगाहर्ट्ज है, मतलब ये प्लस ऑफ स्टेट है जो 60 मेगाहर्ट्ज से घूम रहा है। इसको माइनस ऑफ में लेके जाने के लिए हम लोग को 60 मेगाहर्ट्ज देना पड़ेगा बाहर से, ताकि इसको रोक पाए हम लोग उस फ्रीक्वेंसी, उसी जितना फ्रीक्वेंसी से वो घूमता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी याद रखना, जितना लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा एक प्रोटॉन का, हम लोग को उतना फ्रीक्वेंसी बाहर से देना पड़ेगा टू स्टॉप इट, टू स्टॉप दिस ओरिएंटेशन। उसके बाद वो एब्जॉर्ब करेगा, वो अमाउंट एब्जॉर्ब करके वो उल्टा डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट करेगा। तो उसको उसमें हो गया स्पिन फ्लिपिंग। मतलब क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे ये एनर्जी है 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो जब ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तो ये प्लस ऑफ से माइनस ऑफ स्टेट में चला जाएगा। यहां से कहां चला जाएगा, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, अब ये जंप करके ऊपर चला जाएगा माइनस ऑफ में, मतलब एग्जैक्टली दिस स्टेट। ये दोनों पिक्चर मिला के तुम लोग समझो, अच्छा समझोगे। याद रखना प्रोटॉन प्लस ऑफ में था, माइनस ऑफ में चला गया आफ्टर एब्जॉर्बिंग 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। समझ में आया? तो यही है एक्चुअली प्रोटॉन एनएमआर का मैकेनिज्म, कैसे रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कैसे होता है पता चला, प्रोटॉन का यहाँ पे नो फील्ड, प्रोटॉन का नो फील्ड है, प्रोटॉन का जो स्पिन है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता वो डिजेनरेट होता है, बट इन प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सेपरेट हो जाता है। तो हम लोग को पता चला प्लस ऑफ माइनस ऑफ में सेपरेट हुआ। उसके बाद प्लस ऑफ से माइनस ऑफ में जाने के लिए इसको कितना एनर्जी देना पड़ता है, कितना फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी देने से ये प्लस ऑफ से माइनस ऑफ में जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ द स्पिन फ्लिपिंग वी आर गेटिंग ए स्पेक्ट्रम, वी आर गेटिंग ए पिक इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझे। तो देखा गया जो 1.4 टेस्ला जो है ये बहुत कम है एक्चुअली। 1.4 टेस्ला मतलब ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही छोटा, बहुत ही कम है एक्चुअली। तो इसमें जो सेपरेशन होता है, ये जो सेपरेशन है बहुत ही स्मॉल है, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी स्मॉल। मतलब ये स्मॉल है मतलब क्या है, जो लोअर स्पिन स्टेट एंड अपर स्पिन स्टेट है उसमें एनर्जी के बहुत ही कम है। इवन एट रूम टेम्परेचर देखा गया, प्रोटॉन के बारे में बोल रहे हैं, रूम टेम्परेचर देखा गया ये दोनों ही स्टेट इक्वली पॉपुलेटेड हो जाता है। मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट तुम पकड़ सकते हो डिजेनरेट टाइप, इतना भी गैप नहीं है, ये प्लस ऑफ से माइनस ऑफ में ऑटोमेटिकली चला जाता है बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी एट रूम टेम्परेचर ओनली। इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, इस सेपरेशन को बढ़ाना होगा। अभी तुम लोग बोलोगे क्यों बढ़ाएंगे हम लोग, अगर गैप छोटा होता है तो प्रॉब्लम क्या है। अगर गैप छोटा होता है, देखो हम लोग को एनएमआर क्यों मिल रहा है, एनएमआर मिल रहा है एक स्पिन स्टेट लोअर एनर्जी में रहता है, वो हायर एनर्जी में जाता है बोल के हम लोग को पीक मिलता है। अगर पकड़ लो दोनों ही स्टेट अगर इक्वली पॉपुलेटेड हो गया, पकड़ लो हमारे पास 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, 5 है प्लस ऑफ में, 5 है माइनस ऑफ में, तो अभी और स्पिन क्या होगा, मतलब स्पिन फ्लिपिंग होगा क्या, नहीं होगा। हमेशा याद रखना स्पिन फ्लिपिंग के लिए लोअर एनर्जी मस्ट बी हाईली पॉपुलेटेड देन हायर एनर्जी स्पिन स्टेट। तो उसके लिए कब होगा, उसके लिए जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा, हमेशा प्रोटॉन लोअर एनर्जी में ही रहेगा, अपर एनर्जी में नहीं जा पाएगा क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। याद रखना सैचुरेशन नहीं होना है, सैचुरेशन अगर हो गया, अगर दोनों ही स्टेट इक्वली सैचुरेटेड हो गया तो प्रोटॉन एनएमआर अच्छा नहीं आएगा। प्रोटॉन एनएमआर अच्छा आने के लिए ये गैप बहुत ज्यादा होना पड़ता है। और हमेशा याद रखना लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट जो है वो हाईली पॉपुलेटेड होना पड़ेगा। जैसे देखा गया, मैं दिखाता हूं, एक कैलकुलेशन दिखाता हूं। मैंने तो बोला इसका गैप कितना है, 2.39 × 10⁻5 है। तो इन दिस केस फॉर प्रोटॉन जब 1.4 टेस्ला दिया जाता है, देखा गया n अपर बाय n लोअर स्टेट, इसमें जो गैप है कुछ ऐसा है 0.999991 कुछ ऐसा है। वेल सॉरी, ये नहीं है, थोड़ा चेंज है इसमें, हाँ ये है, मतलब ये कुछ इस तरह है 1 2 3 4 5 6, ओके यहाँ पे 1 1 2 3 कुछ इस तरह है। मतलब देखा गया फॉर एवरी this much amount of nuclei, for every this much amount of nuclei, याद रखना ये कहां पे है, ये लोअर स्पिन स्टेट में है, ये लोअर स्पिन स्टेट में है, लोअर स्पिन स्टेट में है। तो यहां पे देखा गया कि टोटल this much amount of nuclei in the lower spin state for every 1 million, for every 1 million nuclei in the upper spin state। मतलब देखा गया there are, समझो इस चीज को, there are total this much amount of nuclei in the lower spin state for every 1 million nuclei in the upper spin state। मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं n और यहाँ पे n+9, मतलब टोटल 9 न्यूक्लियाई ज्यादा है लोअर स्पिन स्टेट में।
तो हम लोग को जो एनएमआर पीक मिलेगा वो बिकॉज ऑफ ये 9 न्यूक्लियाई मिलेगा। जो एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, जो इतना 1 मिलियन न्यूक्लियाई है, वो 1 मिलियन न्यूक्लियाई के लिए हम लोग को प्रोटॉन एनएमआर नहीं मिलेगा। हम लोग जो प्रोटॉन एनएमआर में पीक देखते हैं वो 1 मिलियन न्यूक्लियाई के लिए नहीं देखते, हम लोग किसके लिए देखते हैं, वो 9 न्यूक्लियाई के लिए देखते हैं। तो सिर्फ 9 प्रोटॉन, तो 9 प्रोटॉन से जो पीक आएगा उतना भी अच्छा पीक नहीं आएगा। अभी ये देखा गया 1.4 टेस्ला में, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बढ़ा देंगे तो ये गैप और बढ़ जाएगा। लोअर लेवल में क्या होगा, लोअर लेवल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन लोअर लेवल में बढ़ेगा, प्रोटॉन एनएमआर का पीक उतना अच्छा होगा, उतना क्लियर पीक आएगा। याद रखना, लोअर लेवल मस्ट बी हाईली पॉपुलेटेड, जितना ज्यादा पॉपुलेटेड लोअर लेवल होगा उतना ही अच्छा होगा। वो कब होगा, जब एनर्जी का ज्यादा होगा। वो कब होगा, जब हाई मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो देखा गया जब हायर फ्रीक्वेंसी जो मशीन्स होता है, हायर फ्रीक्वेंसी मशीन्स, ये तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है ना। जब हम लोगों ने इतना क्या किया, इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया, 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, 60 मेगाहर्ट्ज यहां से दिया, उसके बाद फ्लिपिंग हुआ। तो यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज नहीं, आजकल तो क्या होता है पता है, आजकल 600 मेगाहर्ट्ज 400 मेगाहर्ट्ज का मशीन यूज होता है। याद रखना 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज होता है। तब क्या होता है, बहुत मतलब इतना हाई फ्रीक्वेंसी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा ही होगा, 1.4 टेस्ला नहीं होगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गैप ज्यादा होगा, लोअर लेवल हाईली सैचुरेटेड होगा देन अपर लेवल, तब ज्यादा फ्लिपिंग होगा, ज्यादा ट्रांजिशन हो सकता है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो वेरी सिंपल बात है, समझ लो इस चीज को कि कब होता है एनएमआर। एनएमआर तभी होता है जब लोअर लेवल स्पिन स्टेट से अपर लेवल में जाता है, मतलब प्रोटॉन का जब स्पिन फ्लिपिंग होता है तभी हम लोग के एनएमआर पीक मिलता है। तो ये उसका बेसिक है। बाकी इसका हम लोग और देखेंगे क्या है इसका केमिकल शिफ्ट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन जो बेसिक है तो वही है, एनएमआर पीक तब मिलता है जब प्रोटॉन स्पिन फ्लिप करता है फ्रॉम ए लो एनर्जी स्पिन स्टेट टू ए हाई एनर्जी स्पिन स्टेट आफ्टर एब्जॉर्बिंग क्या सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लार्मोर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं प्रोटॉन कितना फ्रीक्वेंसी से घूमता है, वही है लार्मोर फ्रीक्वेंसी। और जितना फ्रीक्वेंसी से घूमता है हम लोग को उतना फ्रीक्वेंसी देना होगा। इन ए वे इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जितना फ्रीक्वेंसी से घूमेगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन लो एनर्जी स्पिन स्टेट एंड हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। हम लोग को इतना एनर्जी इतना फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा, तब जाके वो लोअर स्पिन स्टेट से अपर स्पिन स्टेट में जाएगा, हम लोग को एनएमआर पीक मिलेगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये सब समझ में आया होगा, बेसिक ऑफ एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर। हम लोग नेक्स्ट में और भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।